जय हिंद फ्रेंड्स। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा आर्केस में। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो आज हम देखेंगे उच्च न्यायालय के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने उच्च न्यायालय के बारे में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर उसका देखे थे कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होता है न्यायालय का, और कैसे उनका वेतन भत्ता दिया जाता है। इस प्रकार से उनका पूरा बेसिक स्ट्रक्चर पिछली क्लास में हम देख चुके थे। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर के वो देख लीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला क्लास आपको आसानी से मिल जाए और बेहतर ढंग से धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप हर का तैयारी आप एक बेसिक जो जरूरत है वो आप कर पाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसमें आज हम देखेंगे कि उच्च न्यायालय के पावर क्या क्या होते हैं, इसका क्षेत्राधिकार कैसे होता है, तो ये कैसे काम करते हैं, और सभी राज्यों में कहाँ कहाँ उच्च न्यायालय है, उस प्रकार से सभी को हम देखेंगे। तो उच्च न्यायालय जो है ये पहले ये होता क्या है, तो उच्च न्यायालय होता है कि राज्य स्तर पर न्याय करने की जो सबसे उच्च स्तर की जो न्याय व्यवस्था है वो होता है आपके उच्च न्यायालय। जैसे केंद्र स्तर पर जो आपके न्याय करने के लिए सबसे जो उच्च व्यवस्था है वो सर्वोच्च न्यायालय हुआ, उसी प्रकार राज्य स्तर पर जो न्याय करने के लिए जो सबसे ऊपर है तो वो हो गया आपका उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश हुआ उसका नियुक्ति हो गया। नियुक्ति कैसे हुआ था, तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया गया राज्यपाल की सलाह पर। तो ये नियुक्ति तो हो गया। अब वो गलत करता है तो उसको हटाने का भी प्रोसेस होना चाहिए कुछ, तो इसको हम हटाने का देखते हैं। तो इसको हटाने का प्रक्रिया जो है वो महाभियोग जैसा है। इसको हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग नहीं किया गया है, लेकिन उसकी जैसे प्रक्रिया होता है वैसे इसका प्रक्रिया होता है। आंसर में आप महाभियोग की प्रक्रिया नहीं मारिएगा, आंसर ये राष्ट्रपति के द्वारा ये हटता है, लेकिन प्रक्रिया जो होता है उस प्रकार से चलता है। इस प्रक्रिया में होता क्या है कि सबसे पहले कोई भी उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो अगर गलत काम करते हैं तो उसको सिद्ध करना होगा कि वो कदाचार किया है। तो इसके लिए उस पर कोई कदाचार का आरोप लगा दिया गया कि हाँ ये गलत कर रहा है, तो उस पर आरोप लग गया। तो आरोप लगने के बाद क्या होगा, उसको एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा किसमें, संसद में। जब प्रस्ताव पेश करना होगा तो लोकसभा के 100 सदस्य होना चाहिए आपके, उसमें समर्थन उसका, और राज्यसभा के कितना 50 सदस्य। ये दोनों उसको समर्थन में अगर प्रस्ताव पर है कि हाँ इसको हटाना चाहिए तो 100 होगा लोकसभा, 50 राज्यसभा, तो प्रस्ताव पेश वो कर सकता है। उसके बाद ये समर्थन मिलने के बाद आगे वो सभापति के पास पेश करेगा। अगर सभापति चाहेगा तो उसको अस्वीकार भी कर सकता है और चाहेगा तो उसको स्वीकार भी कर सकता है। अगर सभापति मान लीजिए उसको स्वीकार कर लिया गया कि हाँ ये इस आदमी का प्रस्ताव है तो इसको स्वीकार कर लिया गया, अगर वो स्वीकार कर लेता है, जब वो स्वीकार जब कर लेता है उसको, तब उसके बाद क्या होगा, उस संसद में उसको फिर भेजेगा। उस पर क्या करेगा, स्वीकार जब कर लिया तब संसद में भेजने के लिए क्या करेगा, पहले वो कमेटी बनाएगा। क्या करेगा, कमेटी बनाएगा, कितना, तो 3 सदस्यीय कमेटी बनाएगा। ऐसा कमेटी बनाएगा जिसमें 3 सदस्य होगा। तो उस 3 सदस्य में कौन कौन होंगे, तो एक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होगा, एक जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे वो होगा एक। उसके बाद उस राज्य के न्यायालय के कोई भी न्यायाधीश होगा, ये हो गया। उसके बाद एक ऐसा न्याय जो व्यक्ति होंगे जो न्याय का विशेषज्ञ हो, जैसे उसको विशेष नॉलेज हो न्याय व्यवस्था का और कैसे देश में न्याय व्यवस्था काम करती है, उसका विशेष नॉलेज होगा। वो तीनों आदमी को मिला करके क्या बनाएगा, एक कमेटी बनाया जाएगा। जब वो कमेटी बना दिया गया, वो कमेटी ने उसको क्या किया, आपके रिपोर्ट दिया कि हाँ ये सही है कि इसने सही कदाचार किया है, तो उसमें उसको क्या करेगा, रिपोर्ट को फिर पेश किया जाएगा आपके लोकसभा में। सांसद मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों में होगा पेश। तो वहां से जब वो पास हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेगा, वहां से सांसद उस पर लिखित रिपोर्ट में देंगे, किसके पास, तो राष्ट्रपति के पास देंगे कि हाँ ये व्यक्ति गलत किया है। तो राष्ट्रपति इसको क्या करेंगे, वो पद से उसको हटा देंगे। तो इस प्रकार से उनको पद से हटाने की व्यवस्था किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपना मन से वो नहीं चला सकता, उसको संविधान के दायरे में रहकर ही हर चीज उसको करना है। तो ये हो गया उसका हटाने का प्रोसेस। अब उसका क्या होता है, कुछ पावर मिलेगा तब ना वो काम करेगा, उसको कुछ पावर चाहिए, तो पावर उसको मिलेगा तो उस पावर को अपना इस्तेमाल करके अपना न्याय व्यवस्था को बेहतर ढंग से वो करेगा। तो उच्च न्यायालय के पास भी कुछ पावर है, सर्वोच्च न्यायालय के पास भी पावर है, और उच्च न्यायालय उससे थोड़ा कम पावर है, लेकिन पावर उसके पास भी लगभग है।
तो इसमें क्या होता है, पहला होता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के मतलब हुआ कि जैसे भारत में न्याय व्यवस्था है कि एक सर्वोच्च न्यायालय है और एक उसके नीचे हो गया आपका उच्च न्यायालय, उसके नीचे हो गया आपके जिला न्यायालय। अगर कोई व्यक्ति यहाँ जिला में किसी भी तरह का केस मुकदमा को लेकर के यहाँ पे किया कंप्लेन, और यहाँ पे जिला न्यायालय ये है, चलिए ये हो गया आपका जिला न्यायालय, तो जिला न्यायालय में केस किया। अब यहाँ पर क्या हुआ आपके, उसको न्याय में जो दिया गया वहां से जजमेंट हुआ, उसके बाद जो फैसला सुनाया गया वो फैसला से वो व्यक्ति क्या है, संतुष्ट नहीं है। तो संतुष्ट नहीं है तब वो क्या करेगा, यहाँ पे देगा आपके उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में वो वहां पे दे सकता है जाके। फिर उसके बाद तो यहाँ जिला न्यायालय में पहले देना पड़ता है, लेकिन इसको पास ये भी अधिकार है कि कोई व्यक्ति डायरेक्ट क्या करेगा, उच्च न्यायालय में भी दे सकता है। तो इसको कहा जाता है आपके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। उसके बाद अगला है आपका जो इसका क्षेत्राधिकार है वो रीट जारी करने की शक्ति है। रीट मतलब हुआ कि एक आदेश जारी करना। जैसे इसका मूल उद्देश्य होता है कि नागरिक जो होता है उसके मौलिक अधिकार है उसकी सुरक्षा करता है। रीट के मतलब ये क्या हुआ कि सुरक्षा करेगा उसका मौलिक अधिकार का। और रीट इसमें तरह में 5 तरह के रीट आपके ये जारी करते हैं। कौन कौन रीट जारी करते हैं आपके, तो अधिकार परीक्षा करते हैं, और क्या हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। इस प्रकार से आप रीट वाला देख लीजिएगा पूरा क्लास, उसमें इसमें हम पूरा डिटेल करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा वीडियो लंबा। तो रीट के अंतर्गत क्या होता है कि नागरिक के जो मौलिक अधिकार है उसकी सुरक्षा के लिए वो रीट जारी करता है। और कोई भी व्यक्ति जो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है सरकारी स्तर पर, तो उसको भी ठीक ढंग से कराने के लिए वो क्या करता है, रीट जारी करता है। और रीट के माध्यम से वो अपना आदेश देता है कि ठीक से काम करो न तो बर्खास्त कर देंगे या किसी प्रकार के वो दंड व्यवस्था वो करेंगे। तो इस प्रकार से वो क्या है, उसके पास रीट जारी करने का भी अधिकार है। उसके बाद है कि उसे अपीलीय क्षेत्र अधिकार है। अपील मतलब रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना। तो अपील करने का भी अधिकार किसके पास है, तो न्यायालय के पास है। इसमें किस किस मामले पर कर सकता है, दीवानी और अपराधी मामला। दीवानी मामला पर को करेगा रीट जारी, और अपराधी मामला दोनों पर वो रीट कहते हैं, उसका अधिकार है, ये अपील कर सकता है, अपीलीय अधिकार है उसको। उसके बाद है अभिलेख क्षेत्र अधिकार। अभिलेख का मतलब हो गया कि वो जो लिखा उसको सर्वमान्य होगा, उसके नीचे जो होगा। इसका मतलब इसको ऐसे समझिए कि जैसे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, ये सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय वाला वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको आ जाएगा समझ कि सर्वोच्च न्यायालय का कैसे ये इसका कौन सा अधिकार है। तो अभिलेख न्यायालय होता है, क्यों, तो इस सर्वोच्च न्यायालय कोई फैसला सुनाया आपके, सुनाया फैसला, तो इस सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होगा ये हो जाएगा एक उदाहरण स्वरूप फैसला। कैसा हो जाएगा, उदाहरण स्वरूप फैसला हो जाएगा। जैसे कोई भी अब उसके बाद नीचे के उसके अधीनस्थ न्यायालय कोई अगर फैसला सुनाता है तो वो ये पहले देखेगा, इसको उदाहरण मिलेगा कि पहले जो ये सब विवाद हुआ था, मुकदमा हुआ था, तो उस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया था, तो उसके अकॉर्डिंग ये फैसला वैसा फैसला को सुना सकता है। एक उदाहरण स्वरूप उस फैसले को लेकर के वो सुना सकता है। उसी प्रकार अगर उच्च न्यायालय जो फैसला सुनाया उसका फैसला भी उसके नीचे जो अधीनस्थ न्यायालय होगा उसके लिए उदाहरण हो जाएगा। जैसे गांव में देखते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छा काम किया, अच्छा काम करता है तो उसको क्या बना लेते हैं, अभिलेख के तरह कि देखो वो फन्ना व्यक्ति ने ऐसे अच्छा काम किया था, कि किसी भी व्यक्ति तो उसी प्रकार यहाँ भी क्या करता है, जब उच्च न्यायालय अच्छा कोई फैसला सुनाया या कैसा भी फैसला सुनाया तो उसका सुनाया हुआ फैसला एक कानून की तरह बन जाता है कि कोई भी न्यायालय वैसा फैसला सुना सकता है। इस प्रकार से ये अभिलेख न्यायालय क्या हो गया आपका, इसका अभिलेख क्षेत्र अधिकार इसका हो गया। तो इसमें किसके लिए होता है, तो उसके नीचे जो न्यायालय होगा अधीनस्थ उसके लिए उसका फैसला हो जाएगा अभिलेख। अगर उच्च न्यायालय फैसला सुनाता है तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए नहीं होगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय फैसला सुनाता है तो ये आपके उच्च न्यायालय के लिए अभिलेख हो जाएगा, या उससे नीचे जितना भी न्यायालय होगा उस सभी के लिए अभिलेख न्यायालय होगा। उसी प्रकार उच्च न्यायालय सुनाएगा तो उससे नीचे जितना भी है सब के लिए हो जाएगा क्या, आपके अभिलेख हो जाएगा। उसके बाद शक्ति अगला है उसका न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन के मतलब हुआ कि राज्य अगर कोई कानून बनाता है, जैसे राज्य के विधानमंडल में कानून बन रहा है, कोई कानून बनाया राज्य के सभी मंत्रियों ने मिलकर, और वो कानून जनता के लिए अच्छा नहीं है
और वो कानून से संविधान के जो मूल स्ट्रक्चर है उस पर ठेस पहुंचता है। तो उस स्थिति में क्या कर सकता है, ये कानून को क्या करेगा, आपके चुनौती दे सकता है कि ये कानून आपका सही नहीं है, इसका हम विरोध करते हैं, चुनौती देते हैं, और उस कानून को वो क्या कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके पास ये भी पावर है न्यायिक पुनर्विलोकन का। उसके बाद है कि अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण, तो उसके नीचे जो न्यायालय होगा उस सब पर इसको नियंत्रित करने का पावर है कि इसके अधीन ही रह करके वो काम करेगा, वो इससे बाहर होके काम नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से इसका कुछ अधिकार है, और इस प्रकार से इसको बहुत सारा अधिकार है, लेकिन ये सब आपके महत्वपूर्ण अधिकार है। इसमें से अभी कुछ दिन पहले के दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा अधिकार न्यायालय के क्षेत्र, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में नहीं है। तो इस प्रकार से यही सब ऑप्शन 4 था, एक था जो नहीं था, तो वो उसी प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछता है। अगर लेवल हाई पड़ जाता है तो यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अब कुछ लो लेवल में एग्जाम में भी क्वेश्चन कुछ मिलता है, तो इससे पूछ देता है कि मुख्यालय कहाँ है, इसका कौन सा उच्च न्यायालय किस राज्य के लिए है। तो इसमें कुछ इंपोर्टेंट उच्च न्यायालय है, उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जैसे बिहार का तो है पटना है, तो बिहार का तो सबको याद रहता है कि कुछ जो है राजधानी वाला जो न्यायालय है, तो सबको राज्य की राजधानी याद रहता है, तो उसका न्यायालय भी उसी हिसाब से याद हो जाता है। लेकिन कुछ राज्य का ऐसा है जिसका आपको राजधानी में नहीं है उसका न्यायालय, जैसे हो गया उत्तर प्रदेश का राजधानी में नहीं है। उत्तर प्रदेश का जो आपके इलाहाबाद में है, कहाँ है, इलाहाबाद में आपके उत्तर प्रदेश का न्यायालय है। उसी प्रकार से आपका बिलासपुर जो है ये छत्तीसगढ़ का है। किसका है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, लेकिन इसका न्यायालय जो है वो आपके कहाँ है, बिलासपुर में है। और इसी गुवाहाटी जो है ये असम का है, ये बहुत महत्वपूर्ण है गुवाहाटी। गुवाहाटी महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि गुवाहाटी का जो उच्च न्यायालय है जो कई न्यायालय को साझा करता है, जिस कई राज्य को एक साथ उस पर कर रहा है न्यायालय। तो जिसमें उसमें अरुणाचल प्रदेश का न्यायालय भी वही है, आपका असम का है, आपका मिजोरम का है और नागालैंड का है। इस प्रकार से कई राज्यों में ऐसा है कि एक ही न्यायालय कई राज्यों को देखता है, उस न्यायालय को साझा न्यायालय कहा जाता है। तो इसमें हम देखें कि न्यायाधीश को हटाने की कैसे प्रोसेस है, इसके पास क्या क्या पावर है। तो न्यायालय से लगभग क्वेश्चन आपको जो दोनों क्लास आप देख लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और स्टैटिस्टिक्स जीके में ये सब आपको पूछेगा कि ये इलाहाबाद न्यायालय कहाँ है, तो ये सब आपको जो राजधानी वाला है वो तो आपको याद ही रहेगा, बाकी लगभग आपको याद आसानी से हो जाएगा। तो ये चीज था समझने का चीज, तो इसको हम समझ गए। तो चलिए अब अगला हम क्लास में दूसरे टॉपिक को हम देखेंगे। ये महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसमें से एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, न्याय व्यवस्था से एक क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय पूछ दे चाहे उच्च न्यायालय पूछ दे, इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आज के लिए रहने देते इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।